Okay, and good evening to all, and I welcome you all to my channel for physics. Yes, firstly, let me check if everything is okay. Okay, great. चलो, तो आई वेलकम यू अगेन। सब ठीक है, अब काम शुरू कर सकते हैं अपना। तो बातचीत आज की शुरू करते हैं डिस्कशन करनी। यस, ओके। तो आज का जो हमारा टारगेट है, जो हमने इस क्लास में करना है, वो है मैथमेटिकल मेथड्स। Mathematical physics is an essential part of mathematical methods. For all the physicists, we need these mathematical methods for almost every physical problem. Almost every. Okay. तो आज हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि ये जो मेथड्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर मेथड्स हम शुरू करेंगे उसके साथ, और वो हैं, एक तो है वेक्टर अलजेब्रा। इस पे काम करेंगे हम, इसके बेसिक्स देखेंगे कुछ एक, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फॉर्मूलाज हमें चाहिए होते हैं। और दूसरा हम इसी का सेकंड पार्ट कह लो कि हम देखेंगे वेक्टर कैलकुलस। और आपके लेक्चर कैडर के पेपर के लिए या मास्टर कैडर में भी ये बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं हमेशा। ठीक है, लेक्चर कैडर का सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है ये। तो ये हम सीखेंगे वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज आ सकते हैं, उनके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ऐसे ही वेक्टर कैलकुलस में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, किस तरह से हमें उन पे काम करना होता है, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्वेश्चंस की क्या टाइप होती है और किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में। ऑब्जेक्टिव के लिए हम उसमें अप्रोच देखेंगे कि किस तरह से उसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो बात शुरू करते हैं फिर वेक्टर अलजेब्रा से। सबसे पहले इसमें और बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि फोरियर सीरीज, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, प्रोबेबिलिटी और टेंसर्स। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, बीटा गामा फंक्शंस हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो मैथमेटिकल फिजिक्स के पार्ट में आता है। Why I have touched this particular part, उसका रीजन मैं आपको आर्गुमेंट दे दूं पहले। एक उसमें एक रीजन ये है, इस पार्ट से हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं। एक तो ये फिजिसिस्ट के लिए तो डेफिनेटली जरूरत है ही। ठीक है, हमें फिजिक्स में अगर मैं सिर्फ लेक्चरर कैडर की बात करूं तो आप लेके चलिए कि 15 टू 20 क्वेश्चंस, अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आराम से मिलेंगे सिर्फ इस सिलेबस में से, सिर्फ इसमें से। ठीक है, तो एक तो हमारे वहां पे अच्छा हो जाता है काम, और दूसरा ये है कि मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स सिर्फ मैथमेटिक्स के हैं वो भी इसमें अपना पार्ट, फिजिक्स की लैंग्वेज ना रखें लेकिन मेथड्स यही सारे हैं, तो ये भी उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए इससे शुरुआत कर रहे हैं अपनी, और फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं जो है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, आपको जिस पॉइंट में भी डाउट लगता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम उसे डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ओवरऑल हम बेसिक सी थ्योरी देखते हैं और उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी में बेसिक चीज देख लेते हैं, वेक्टर होता क्या है। वेक्टर जनरली हम ऐसे लेते हैं जिसमें वेक्टर में कंपोनेंट्स होते हैं तीन अलग अलग डायरेक्शंस में। हाँ जी, गुड इवनिंग अनिल। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इस तरह से हम तीन कंपोनेंट ले लेते हैं वेक्टर में। अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। हम लिखते हैं स्केलर
और वेक्टर। स्केलर हम बोलते हैं अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में हम क्या लिखते हैं? वेक्टर में हम लिखते हैं विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या चीज है? बेसिक आइडिया अगर आप समझेंगे इसे तो सिर्फ इतना ही नहीं होता वेक्टर, उसे वेक्टर के लॉज भी फॉलो करने पड़ते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन फिजिकल अगर आप इंटरप्रिटेशन बनाएं, उसे समझने की कोशिश करें, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है, या हम कहें डायरेक्शनल डिपेंडेंट है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगी, इस कैटेगरी में नहीं करेगी, ये डेफिनेटली है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल इस रूम में, अगर जिस रूम में मैं बैठा हूं, इस रूम में लेट अस सपोज इस टाइम पे 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग अगर बैठे हैं यहाँ पे, तो उस केस में, उस केस में हमारे यहाँ हम उसे कहीं से भी देख लें, कहीं से भी, यहां से देख लो, आप यहां से देख लो, आप ऊपर से प्लेन लगा, प्लेन में टेलीस्कोप लगा के आप वहां से देख लो, आपको कितने लोग दिखेंगे? 10 ही दिखेंगे। सो दिस नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि वो कितने लोग हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एल्स। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और द डायरेक्शन फ्रॉम विच यू आर सीइंग दैट थिंग, किसी पे डिपेंड नहीं करता। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आप देखो कि एक पर्सन की पोजीशन क्या है जो वहां पे बैठा है, तो अगर यहां से देखोगे तो वो जो है आपको लगेगा कि ये मेरे पास इतनी डिस्टेंस पे है, और अगर आप उसी प्लेन में से देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा दूर है। तो अब जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड उसका बदल जाएगा, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। तो ये अगर डायरेक्शन डिपेंडेंस आ जाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र करना जरूरी हो जाए, तो हम बोलते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसमें हम आगे भी जा सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक बार इसे इसी तरह से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह की डिपेंडेंस ले ली। कौन कौन सी डिपेंडेंस, किस तरह से हम देख रहे हैं उसे? उसे हम देख रहे हैं 3 अलग अलग एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, और उनमें मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, और वो है आई कैप, जे कैप, के कैप। वाई 3 डायमेंशनल? क्योंकि हम स्पेस ले रहे हैं। स्पेस में जो बेसिस वेक्टर्स होते हैं वो 3 होते हैं, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला आई कैप, जे कैप, के कैप, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले, वो इस तरह से 3 वेक्टर्स हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे हमने वेक्टर ले लिया एक। ठीक है, हमें क्या लेना है इसमें? इस केस में हमें 2 तरह की प्रोडक्ट्स लेनी है, आपको आती है वो, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। हम ट्रिपल प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ए डॉट बी एक प्रोडक्ट है, कौन सी हो गई? ए वन या ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट अब आपको किसके साथ लेनी है? बी वेक्टर के साथ। तो बी वेक्टर लगा दो, वो हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी इसकी। अब डॉट प्रोडक्ट मतलब लिख दिया हमने। डॉट प्रोडक्ट का सीधा रूल है, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे एंड आई डॉट के 0 होते हैं, तो यहाँ पे आप सीधा लिखते हो ए एक्स बी एक्स, मतलब आई कंपोनेंट विद आई कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट विद सेकेंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट विद थर्ड कंपोनेंट। तो ये 3 इसमें टर्म्स आ जाती हैं, इन्हें आप ऐड कर देते हो और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाता है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसीलिए इसे इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे एक क्वांटिटी हो गई हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, ए क्रॉस बी, उसमें भी तरीका है, आपको मालूम है, आई कैप
जे कैप के कैप लिखोगे और यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स लिखोगे ax ay az और इस पे लिखोगे bx by bz। तो ये 3 कंपोनेंट्स आपने लिख दिए दोनों के। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट जैसे लेते आए हो बचपन से, वही क्रॉस प्रोडक्ट है, वही मेथड है डिटरमिनेंट वाला, वो लगाओगे और अपना आंसर निकाल लोगे। तो यहाँ तक आपको सबको पता है, ये याद भी होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। इसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। आई कैप के साथ जो है वो y और z, जो वेक्टर पहले है उसका y कंपोनेंट पहले और दूसरे वेक्टर का z कंपोनेंट, उसके बाद माइनस। अब जो दूसरा वेक्टर है उसका y कंपोनेंट और a वेक्टर का z कंपोनेंट। इसमें ये पैटर्न है, ये पैटर्न है याद रखने का। छोटे होते से करते आ रहे हो आप, 9th क्लास में आपने सबसे पहले किया होगा। मैं एक बार याद करवा दूं वो भी। जब आपने ये मेथड किया था 2 3 1 2 फॉर द टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जब आप ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3y, यहाँ पे y नहीं लिखता मैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ऐसी इक्वेशन लेते थे मान लीजिए। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका तो था आपके पास एलिमिनेशन मेथड, एक होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता था ग्राफिकल मेथड, फोर्थ मेथड होता था ये 2 3 1 2। इसमें आप क्या करते थे, 2 वाले कंपोनेंट लिख लो, 3 वाले लिख लो, 1 वाले लिख लो, फिर 2 वाले लिख लो। तो बेसिकली क्या है, ये साइक्लिक परमुटेशंस हैं, साइक्लिक ऑर्डर में आप चल रहे हो। 1 से 2, 2 से 3, 3 से वापस 1 और 1 से फिर 2। सो 1 2 3 आप ऐसा लिख सकते हो, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो जब आप आई कैप लिखते हो तो उसके साथ 2 और 3 यानी कि y और z कंपोनेंट्स, x के साथ y और z कंपोनेंट, y के साथ z और x कंपोनेंट और z के साथ x और y कंपोनेंट। तो ये हो जाता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बड़े आराम से आप कोई भी प्रोडक्ट निकाल सकते हो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। अगर मैं आई पहले लिख रहा हूं तो उसके बाद मैं जो कंपोनेंट लिखूंगा दैट विल बी जे, जे मतलब y, और उसके बाद जो लिखूंगा दैट विल बी z, फिर माइनस लगा के ऑर्डर चेंज, ये पहली टर्म है। ऐसे ही जब मैं j लिखूंगा तो j के साथ मेरी पहली टर्म आएगी k मतलब z कंपोनेंट, और उसके बाद कंपोनेंट आएगा x, और उसमें फिर माइनस करके हम कंपोनेंट्स को चेंज कर देंगे, ऑर्डर ax हो गया। और इसी तरह से अगर k के लिए हम लिखेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, z आ गया, z के बाद आता है x, तो ax by और माइनस ay bx। इस तरह से हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं अपनी। ठीक है, तो सिंपल था, आपको बस आता तो था, लेकिन तरीके से थोड़ा अगर याद जल्दी रहता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं जल्दी से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब हमें 3 वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने हैं, 2 नहीं करने, 3 करने हैं। ठीक है, 3 करने हैं, 3 कर लेते हैं। तो स्केलर है क्योंकि प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे इसे a डॉट b क्रॉस c, इस तरह से। ठीक, a डॉट b क्रॉस c। इसमें अगर आप करोगे तो अब आपको सीधा सीधा a1 a2 a3 ये एक कंपोनेंट, ऐसे ही b1 b2 b3, ऐसे ही c1 c2 c3, ये तीनों आप सॉल्व कर लोगे। मैट्रिक्स निकालना आपको, डिटरमिनेंट निकालना आता ही है, तो जो डिटरमिनेंट निकाल दोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। फिर से फाइनल आंसर स्केलर है, इसलिए हम इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, लास्ट कंपोनेंट से पहले हम एक और चीज इसके बारे में डिस्कस कर लें कि इनका फिजिकली मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग, तो पहली चीज हमने लिखी थी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या है या हम किस सेंस में यूज करते हैं इसे,
वो मैं बता दूं। हम इसे यूज करते हैं प्रोजेक्शन लेने में। प्रोजेक्शन कह लीजिए, या मैं कह लूं कि मेरे को अगर एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में देखना हो तो ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे a डॉट बी हमने कैलकुलेट कर लिया था, उसका फॉर्मूला दूसरा क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर आप फिजिकली देखोगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पे अगर आपको b की डायरेक्शन में a का कंपोनेंट निकालना हो या फिर a की डायरेक्शन में b का कंपोनेंट निकालना हो, दोनों के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, उसके लिए हम यूज करते हैं a डॉट बी। ठीक है, a क्रॉस b से हमें क्या मिलता है? रिजल्ट क्या मिलता है? a क्रॉस b से बेसिकली अगर एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, तो इनसे अगर हम पैरेललोग्राम बना लें, पैरेललोग्राम b के पैरेलल एक वेक्टर और a के पैरेलल एक वेक्टर, और ये कंप्लीट हो गया पैरेललोग्राम, ये बना लें, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ दैट vector, resultant vector is perpendicular to both the vectors a and b। तो यहां से जो रिजल्ट आता है, दैट इज, उसे हम लिखते कैसे हैं? उसे हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा, एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एन कैप एक यूनिट वेक्टर साथ में लगाते हैं, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी बातें नहीं है, लेकिन इनके बेसिस पे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, घुमा के पूछा जाता है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सुनने के बाद याद आ गई, बहुत खुशी की बात है। पहले से ही याद थी, लेकिन सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, इससे आपका पेपर में टाइम खराब हो जाएगा। और टाइम नहीं होता ऑब्जेक्टिव पेपर में, हमें क्वेश्चंस पे टाइम नहीं लगाना होता ज्यादा। ठीक है, तो आराम से छोटी छोटी चीजें रिवाइज कर लीजिए, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको हेल्प हो जाएगी इसी तरह से। थर्ड चीज भी मैं बता दूं, थर्ड जो है दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी। जो ये है, दिस गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। ठीक है, वो पैरेललोग्राम दे रहा था विच इज ए 2 डायमेंशनल थिंग, ये पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम दे रहा है विच इज ए 3 डायमेंशनल थिंग। ठीक, तो इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हो। इसमें लास्ट जो टर्म हमारी बची है, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो अब 3 वेक्टर्स लेने हैं। इसमें हम क्वाड्रुपल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो पेपर में आती नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर में रेलिवेंट नहीं है वो, तो हम उसे ट्रिपल प्रोडक्ट तक ही करेंगे। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट तक का क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, मैं आपको दिखाऊंगा भी, बना हुआ है पेपर में एक क्वेश्चन, तो वो किस तरह से बन जाता है, बन सकता है, वो भी हम करेंगे। एक बार चीज समझ लें। तो एक प्रोडक्ट ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, बैक कैप से याद करते हैं इसे, बैक कैप रूल बोलते हैं, बैक कैप रूल। ठीक है, तो इससे ही पता लग रहा है, पहले आएगा बी वेक्टर, फिर आएगा ए वेक्टर, फिर आएगा सी वेक्टर, फिर आएगा सी वेक्टर, फिर ए वेक्टर, और फिर बी वेक्टर। ध्यान आपको ये रखना है कि किस किस के साथ कौन कौन सी प्रोडक्ट है। तो बड़ा सिंपल है, आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे और ब्रैकेट बंद कर दोगे, और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही ब्रैकेट बंद कर दोगे। याद रखने का तरीका क्या है? पहले आपने देखो, जो पहला वेक्टर है बी, उसे बाहर निकालना है, ये बाहर निकाल लिया, और इसकी डॉट प्रोडक्ट दूसरे वाले से, और फिर सी को बाहर निकालना है, और फिर ए की प्रोडक्ट लेनी है बी के साथ। तो इससे आपको याद रह जाएगा, सिंपल है। माइनस क्यों आ रहा है, ये भी कैलकुलेशन में सॉल्व करके देख सकते हैं हम, आप बड़े आराम से आंसर पता लगता है। मेन चीज जो याद रखनी है कि यहां से आंसर जो आएगा, ये एक स्केलर एक नंबर देगा,
when you multiply this number with this vector, you will get a vector. Similarly here you will be getting a scalar, and when you will multiply this scalar with this vector, you will be getting a vector, and this vector minus this vector will be a new vector. तो ये जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स की इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले हो गए। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो हम अभी देख लेंगे। इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि A क्रॉस B क्रॉस C और A क्रॉस B क्रॉस C, ये दोनों अगर आप इन्हें ऐसे मल्टीप्लाई पहले कर रहे हो और फिर A से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर पहले A क्रॉस B निकाल रहे हो और उसके रिजल्टेंट को C से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर अलग अलग आने वाला है। सेम नहीं है, ये सेम मत लेना इन्हें। ठीक है, इसका एक और अगर आप देखोगे तो ऐसे ले सकते हो, B और C क्रॉस करोगे जब, तो वेक्टर किसके परपेंडिकुलर आएगा? BC के परपेंडिकुलर। ठीक है, लेट्स से इट इज D। और अगला जब आप लोगे मल्टीप्लाई A क्रॉस D, तो वेक्टर किसके परपेंडिकुलर आएगा? A और D के परपेंडिकुलर। ठीक है, A और D के परपेंडिकुलर। अब D किसके परपेंडिकुलर था? B और C के। यानी कि नेक्स्ट वेक्टर जो आया, लेट अस से R, दैट विल बी कोप्लानर विद B एंड C, दैट विल बी कोप्लानर विद B एंड C, परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर, वापस वही वेक्टर उसी प्लेन में चला गया। ऐसे ही यहां पे लेकिन रिजल्ट होगा A क्रॉस B के डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, आंसर सेम नहीं आने वाला, तो ध्यान रखना। ये वैसे मत लिख लेना, इस पे भी बनता तो वही है, लेकिन आप क्या करोगे, इसमें पहले एक बार A को बाहर निकालोगे, एक बार B को बाहर निकालोगे। जब B को बाहर लोगे तो क्या होगा? बन जाएगा A डॉट C, और फिर माइनस, जब B को बाहर निकाल दिया, A को निकालना है, A को बाहर निकालोगे तो बन जाएगा B डॉट C। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन लगे किसी भी तरह का, तो इसे आप अलग से याद मत करना। आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो माइनस ऑफ C क्रॉस A क्रॉस B। ओके, आप में से कईयों के मन में क्वेश्चन भी आया होगा कि यहाँ पे पहले तो जो पहले वाला बाहर निकाला था वो पॉजिटिव था, दूसरे वाला बाहर निकाला था वो नेगेटिव था। यहाँ पे पहले वाला जो बाहर निकाला वो नेगेटिव है और दूसरे वाला बाहर निकाला तो वो पॉजिटिव है, तो ये गलती हो जाती है नेगेटिव साइन की। काफी स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं माइनस साइन की ऊपर नीचे फॉर्मूला लिखते टाइम। ध्यान रखना, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ये फ्रंट साइड में था, यहाँ पे बैक साइड पे था, उसी के हिसाब से हम आंसर अपना प्लस माइनस में ले लेते हैं। अगर आप इसे ऐसे लिख दोगे अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आप A को पॉजिटिव करोगे लेकिन बाहर वाला माइनस उसे माइनस कर देगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इस तरह से हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर कोई बात यहाँ पे तक नहीं पता लगी है तो आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वेक्टर कैलकुलस। इसमें भी मैं 3 डेफिनेशंस, पहले छोटी छोटी डेफिनेशंस करवा देता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम सीखेंगे फिर। तो 3 डेफिनेशंस हैं इसमें। पहली है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? एक डेल ऑपरेटर होता है हमारे पास, डेल ऑपरेटर, जो ये बताता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चेंज है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चेंज है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चेंज है। ये डेल ऑपरेटर 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव है, एक तरह से 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इसे 3 तरह से आप ऑपरेट कर सकते हो। इस डेल वेक्टर को, डेल ऑपरेटर को 3 तरह से लगा सकते हो। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं?
पहली टाइप है ग्रेडियंट, मैंने ऊपर भी वही लिखी थी ग्रेडियंट। इसमें क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव तो हम स्केलर पे भी लगा सकते हैं। तो इसमें आप डेरिवेटिव लेते हो जो, वो एक स्केलर का लेते हो, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्केलर है इन नेचर, और वो तीन अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वैल्यू दे रही है, अलग अलग तरीके से चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है आपको पता है, अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हो तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते, ठीक है। यानी कि अगर एक्स में एक्सिस में मूव करते हो या वाई एक्सिस में मूव करते हो, आगे पीछे मूव करते हो या फिर लेफ्ट राइट मूव करते हो, तो कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर आप z एक्सिस में जाना शुरू कर दो, मैं हाइट को z एक्सिस मान रहा हूं, अगर आप हाइट ऊपर जाना शुरू कर दो तो ऊपर जाने के साथ साथ टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें दिखते हैं, ठीक है। आप यहां से 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, आप जिस शहर में हो, पंजाब स्टेट में हो मान लीजिए, तो आप वहां से 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, टेम्परेचर में सर्दी गर्मी में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 50 किलोमीटर ऊपर चले गए तो आपको बहुत ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। तो ये इसका चेंज z एक्सिस में जो चेंज है वो अलग है, लेकिन ये x और y में जिस तरह से चेंज हो रहा है वो अलग है, लेकिन है ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो इसमें जो चेंज को देखना हो तो हम इसे देखते हैं ग्रेडियंट की हेल्प से, ठीक हो गया। पहली चीज हमने क्या देखा, डेल ऑपरेटर लगाया एक स्केलर पे, रिजल्ट क्या निकलेगा, व्हेन ए स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद द वेक्टर यू गॉट अ वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर होने वाली है, ये एक चीज है, ठीक। दूसरी दूसरी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस क्या होता है, बेसिकली डाइवर्जेंस होता है कि अब आप इस वेक्टर को वेक्टर पे ही अप्लाई करोगे, वेक्टर ऑपरेटर को वेक्टर पे ही ऑपरेट करोगे। कैसे वेक्टर पे ऑपरेट कर सकते हो, दो तरीके से, या तो आप उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो या फिर आप उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो हमारी तीसरी चीज बन जाएगी, दैट इज कर्ल, ठीक है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, याद कर लो अच्छे से, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में बनता है, बड़े अच्छे से प्यारे से क्वेश्चन आते हैं, आराम से सॉल्वेबल होते हैं। जस्ट पॉइंट सिर्फ इतना होता है कि आपको पता लग जाए कि निकालना क्या है, ठीक है। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये तीन चीजें होती हैं। एक में आपको वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है लेकिन डेरिवेटिव ऑपरेट करना है, दूसरे में क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, और तीसरे में तो लगाना ही सीधा स्केलर पे है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। ये तीनों चीजें हम निकालते हैं, वेक्टर कैलकुलस में इसका पार्ट आता है। अगर आप इसका फिजिकल मीनिंग देखोगे तो ग्रेडियंट क्या देता है, ग्रेडियंट देता है कि कौन सी डायरेक्शन में उसका मैक्सिमम स्लोप आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैक्सिमम कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये जो है वो ग्रेडियंट में हमें मिल जाता है। स्केलर क्वांटिटी को आपने ऑपरेट किया, वेक्टर क्वांटिटी बन गई, तो ग्रेडियंट वेक्टर होता है ना, वेक्टर होता है तो वो डायरेक्शन बताएगा कि इसमें मैक्सिमम चेंज आ रहा है, ये एक क्वांटिटी है। दूसरी क्या है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में क्या होता है, डाइवर्जेंस में आप स्केलर लेते हो, स्केलर आपको मिलता है, वेक्टर पे ऑपरेट करते हो, है ना। ये क्या बताता है, ये बताता है कि वो बॉडी में जो है वो फैलता कितना है, वो डाइवर्ज कितना होता है, बाहर को कितना जा रहा है, ठीक है, या अंदर को कितना आ रहा है, अंदर बाहर कितना हो रहा है, ये चीज आप नोटिस करते हो डाइवर्जेंस में, ठीक। तो ये बेसिकली फ्लक्स की बात करता है। थर्ड होता है कर्ल। कर्ल नाम से ही क्लियर है, वो रोटेशनल इफेक्ट देता है, रोटेशनल। तो अगर आपको किसी फील्ड का, किसी भी चीज का रोटेशन पता करना हो कि कौन सी डायरेक्शन में मैक्सिमम है, किस तरह से मैक्सिमम है, किस तरह से वो रोटेट कर रहा है, तो वो आप उसका कर्ल निकालोगे। अगर आपने देखना है कि वो फैल किस तरह से रहा है, बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, ठीक है, तो आप फ्लक्स निकालोगे यानी कि डाइवर्जेंस।
और अगर आप देख रहे हो कि चेंज कितना कितना है तो आप देखोगे उसका ग्रेडियंट। ये 3 क्वांटिटीज हमारे पास है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, वी हैव कैलकुलेटेड the cross product and dot product, and then the scalar dipole product and the vector dipole product. Then we calculated, we understood the basic terms like gradient, divergence and curve. सिंपल चीजें हैं। जैसे जैसे हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी चीजें क्लियर होती रहेंगी कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें मैं पहला क्वेश्चन शुरू करते चलो। पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूं, स्टेटमेंट लिख देता हूं, मैं दे देता हूं आपको। एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इज, एक इक्वेशन दी हुई है पेपर में, क्वेश्चन में, z इज इक्वल टू प्लस माइनस इट्स ओके रूट 3/2 x स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है, एक सरफेस दिया हुआ है आपको, इसमें क्या किया हुआ है, एक सरफेस दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है यूनिट वेक्टर, वेक्टर कैलकुलस का या वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मतलब यूनिट वेक्टर पूछा गया है विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ये पूछा गया है। ठीक, एट द पॉइंट, पहला तो ये है कि यूनिट वेक्टर निकाल दो नॉर्मल टू द सरफेस, उसके बाद ये भी है कि पॉइंट कौन सा लेना है, पॉइंट भी दे दिया उन्होंने जिसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू है रूट 2/3, वाई की वैल्यू है 0, जेड की वैल्यू है 1, रूट 2/3, 0 एंड 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आपको देखना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैं समझा देता हूं क्वेश्चन में था क्या। जो भी है बेसिकली आइडिया ये है कि आपको पता होना चाहिए किसी भी सरफेस पे नॉर्मल, किसी भी सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आपने नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया तो उसके बाद क्या बचा, उसके बाद कुछ नहीं बचा, उसके बाद यूनिट वेक्टर तो आप निकाल ही सकते हो। यूनिट वेक्टर मींस व्हाट, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो भी वेक्टर आएगा, लेट अस से ए वेक्टर आएगा, आप उसे उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसमें तो कुछ बड़े तीर मारने ही नहीं, इसमें तो सिंपल ही काम करना है ना। और पॉइंट जो है दिया हुआ है उसमें x, y और z जो भी होंगे उन्हें पुट कर दोगे, तो इसमें भी कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल है ये भी। आपको सिर्फ एक काम आता होना चाहिए, नॉर्मल टू द सरफेस निकालना आता होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी मीन बाय ग्रेडियंट। जब मैंने कहा था आपको कि ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ देता है, इट बेसिकली मींस इट गिव्स यू द नॉर्मल। टेंजेंट है ना, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ही तो है, और क्या है, ये 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव है, लिखा भी था हमने, ठीक है। तो डेरिवेटिव है तो ये क्या देता है, ये नॉर्मल टू द सरफेस ही चीज देता है। What you need to do right in this question is you just need to take the gradient of this function, nothing more than that, end of the story, खत्म हुआ, ठीक है। करके देखें तो स्क्वायर कर दो, z स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर, और क्या आएगा, 2 उधर ले जाओ, एलसीएम लेके जाने के बाद फिर इस तरफ ले आओ, दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इक्वल टू 0। कर लिया हमने एक साइड पे, बन गया हमारा फंक्शन। अब फंक्शन बन गया तो डेल एफ ले लो, डेल ऑफ एफ कितना होगा, आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ दिस फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, है ना, ये होएगा। और प्लस j कैप, उसमें भी ऐसे ही लिख दोगे, प्लस k कैप, वो भी ऐसे ही लिख दोगे, है ना।
अब क्या बचा, अब डेरिवेटिव ले लो। आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव में इफ यू विल टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x will be variable only, rest of the two will be constants, so उनका डेरिवेटिव तो 0, तो यहां से आ जाएगा 6x i कैप, अगले से आ जाएगा 6y j कैप, माइनस आ जाएगा 4z k कैप। ये हमारा वेक्टर आ गया। ठीक है, सत श्री अकाल जी। अगला क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, आपने इस वेक्टर का क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, तो अंडर रूट ले लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो एक वेक्टर का, उसके तीनों कंपोनेंट्स का अंडर रूट, 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना है इस चीज का, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, माइनस 4z स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले हम ये भी काम कर सकते हैं कि जो x y z हमें दिए हुए हैं वो पुट कर दें, पुट करके उन्हें सॉल्व कर लें और आंसर निकाल लें। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट पुट करना है। पहले जो भी करना चाहो पहले पॉइंट पुट कर दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। पॉइंट पुट करना है और फिर उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करना है। मैं फाइनल आंसर आपको दे देता हूँ जो है इसमें। ठीक है, और आप ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अपने आप कर सकते हो आराम से बड़ी। तो मेन जो चीज थी वो हमने सारी कर ली है। फाइनली मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर नोट डाउन कर लेना। आंसर आ जाएगा √3/5 √3/5 i कैप माइनस 2/√10 k कैप, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो कहने को ग्रेडियंट का क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ आपको जब तक फिजिकल मीनिंग ना पता हो ग्रेडियंट का तब तक आप इसे क्वेश्चन को कर नहीं सकते थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, f इज ए कांस्टेंट वेक्टर। एक वेक्टर दिया हुआ है कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर। ठीक, कांस्टेंट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोई भी f नॉट एक कांस्टेंट हो गया और उसे लगा दो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इस तरह से तीनों के साथ लगा दो उसे, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम कांस्टेंट वेक्टर को ले सकते हैं। तो अगर f कांस्टेंट वेक्टर है, r पोजीशन वेक्टर है। r तो हमें पता है, बचपन से पता है पोजीशन वेक्टर ही होता है ना। क्या होता है ये पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन बताए। पोजीशन हम कैसे बताते हैं, पोजीशन हम बताते हैं, ये f वेक्टर लिखा था मैंने और ये r वेक्टर लिख रहा हूं मैं। पोजीशन हम बताते हैं कि x एक्सिस में इतना है, y एक्सिस में इतना और z एक्सिस में इतना, है ना। तो ये तो सिंपल ही है, ये तो लिखा गया। आगे क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कैलकुलेट a क्वांटिटी ग्रेडियंट ऑफ f डॉट r, f डॉट r। ठीक है, f डॉट r ये कितना होगा, दिस वुड बी इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन है। तो कर लेते हैं, सिंपल ही तो है। पहले क्या काम है, पहला काम है f डॉट r, f डॉट r निकाल लो। when you will multiply this vector with this vector, what will you do, you will simply take I dot with I with I, j with j, k with k। वहां पे तो तीनों के बाहर f नॉट ही है ना, तो I के बाहर फिर यही कंपोनेंट आ जाएगा x, I कैप डॉट I कैप इज 1 प्लस y प्लस z, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली पहला कंपोनेंट था f नॉट I कैप प्लस f नॉट j कैप प्लस f नॉट k कैप, ये था ना। अब हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट ली थी इसकी x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, है ना। तो I विद I लेंगे तो f नॉट x हो जाएगा, f नॉट x
प्लस जे विथ जे एफ नॉट वाई प्लस एफ नॉट के जेड। इसी तरह से हो गया, एफ नॉट बाहर निकाल लिया मैंने और आंसर लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब हमारा अगला काम क्या है, ये तो हो गया। अगला टास्क उन्होंने दिया डेल डॉट, मतलब डेल ग्रेडियंट। स्केलर आ गया ना हमारे पास, ये एक स्केलर आ गया, हमें क्या निकालना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है, इस वेक्टर का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, डेल ऑफ दिस, तो एफ नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, मैं लिख देता हूं एक बार, एफ नॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड से जो फ्री है टर्म वो तो हम बाहर निकाल लेते हैं, एफ नॉट तो बाहर आ गया। बाकी देखते हैं क्या है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है आई कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कर्ल बाय कर्ल जेड। और ये किसका निकालना है, ये हमने निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का। कैसे करेंगे, अब हम करेंगे आई कैप बाहर रखेंगे और कर्ल बाय कर्ल x देखेंगे तीनों का, x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही फिर जे कैप बाहर, यस बिल्कुल ठीक जसप्रीत, ये y आ जाएगा और इसके साथ आंसर आप निकाल लोगे। दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, नेक्स्ट विल बी 1, और यहाँ पे है आई कैप साथ में, अगले में है जे कैप, नेक्स्ट में विल बी के कैप। सो वी गेट एफ नॉट आई कैप प्लस एफ नॉट, बाहर है ना कांस्टेंट, वो तो बाहर है, एफ नॉट जे कैप प्लस एफ नॉट के कैप। दिस इज व्हाट, दिस इज द गिवन वेक्टर एफ, कांस्टेंट वेक्टर। यही हमने माना था, यही हमारे पास फाइनल आ गया, ग्रेडियंट निकल गया। बड़ी खुशी की बात है, आराम से हो गया, कोई मुश्किल नहीं आई इसमें हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन ये है, फॉर द वेक्टर्स a इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर हो गया। बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक। और सी वेक्टर भी दिया हुआ है, दैट इज गिवन टू बी जे कैप माइनस के कैप, ग्रेट, जे कैप माइनस के कैप। ये तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। आपको क्या पूछा है, आपको बताना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये कितना है, क्वेश्चन ये है, ठीक। तो अब क्या करोगे, आप सीधा लिख दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे 0, आई कैप का कोएफिशिएंट 1 0 है और जे कैप और के कैप का 1 1 है। बी के लिख लो वेक्टर 2 3 माइनस 5, 2 3 माइनस 5। नेक्स्ट जो है वो है 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1। इस वेक्टर को आप सॉल्व कर लोगे, कौन सी रो पे एक्सपेंड करोगे, आप इस रो पे एक्सपेंड कर देना, इस पे, क्योंकि 0 के साथ प्रोडक्ट लोगे 0, ये वाले कॉलम पे एक्सपेंड कर देना, मतलब 0 पे लोगे प्रोडक्ट 0 आएगी, 0 पे लोगे 0 आएगी, डिटर्मिनेंट निकाल लेना 2 को लेके, ठीक है, आराम से ओरली हो जाता है। -2 आएगा यहाँ से, ये -1 -1 -2 और मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जो ये क्या, ओके बहुत बढ़िया, नहीं भाई नहीं, गलती है एक, इसका आंसर तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, मिस्टेक है एक, मिस्टेक ध्यान रखना, मिस्टेक ये है कि इसे मैंने यहाँ पे गलत किया है। वो गलती ये है दैट दिस इज नॉट ए डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उन्होंने ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछा ना, सो ये जो हमने ये कैलकुलेट किया, दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी, यस हाँ जी।
दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज नॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये तो अलग चीज है, इसे निकालते हैं हम। वेक्टर आना चाहिए था आंसर, ये स्केलर आता है, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं हुई। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला था, इसके फॉर्मूला था बी वेक्टर बाहर और ए डॉट सी बैक कैप लगाना है ना, अभी अभी डिस्कस किया था पहले, और सी ए डॉट बी, ठीक है। तो अब ए डॉट सी आप लोगे, ए डॉट सी कितना आएगा, 1 विद 1, 1 विद -1 दैट इज 0, ठीक हो जाएगा, ओके 0 आ गया। माइनस सी ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी आएगा 1 विद 3 प्लस 1 विद -5, 3 -5, 3 -5 दैट इज 2, -2 आ गया यहां से और माइनस ये रहा, सो दिस इज इक्वल टू 2c, this is equal to 2 times of c, so it is in the direction of c or it is equal to 2 times of its magnitude, ये हमारा रिजल्ट आ गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड का क्वेश्चन बनता है, उसमें हमने वो कैलकुलेट किया था, सिंपल है कैलकुलेशन, मुश्किल नहीं है, बस आपको पता हो कि क्या चीज है, अगर ये फॉर्मूला पता है तो तो 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क आपका पक्का है, अगर नहीं पता तो गया, ठीक। तो फॉर्मूला भी वो उस तरह से याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन और करते हैं जो लेक्चरर कैडर में ही पूछा गया है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में लिख देता हूं, अ वेक्टर इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज गिवन बाय x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। हम इस वेक्टर को अच्छे से पहचानते हैं, ये हमारा वही पोजीशन वेक्टर ही है, ठीक है, और उसे f से लिख दिया r से लिखने की जगह, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको पूछा गया है इसके डाइवर्जेंस की वैल्यू बताओ, इट्स डाइवर्जेंस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट है वैसे, पर हम निकाल लेते हैं। डाइवर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं f के साथ, तो अब हम लिखेंगे i कैप कर्ल बाय कर्ल x, बता दो जल्दी से रिजल्ट बता दो, इतने मैं लिखता हूं इसे, इतने जल्दी से रिजल्ट बता दो, आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर कर्ल बाय कर्ल z। इसकी आपको डॉट प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ, x i कैप प्लस y j कैप, सिट नहीं होता सौरभ, आई एम ऑलरेडी सिटिंग हियर, बाय द वे गुड इवनिंग, ओके, सो ये होगा, नाउ व्हेन यू विल मल्टीप्लाई i कैप कर्ल बाय कर्ल x विद i कैप है ना, ये होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट में i विद i जाता है, तो कर्ल बाय कर्ल x ऑफ x, कर्ल x बाय कर्ल x, नेक्स्ट टर्म होगी j विद j में आ जाएगा कर्ल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, नेक्स्ट हो जाएगा कर्ल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z, है ना, ठीक हो गया, ठीक हो गया, आगे बता दो बस, दिस विल बी 1, दिस विल बी आल्सो 1, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आंसर है, 3 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था, बहुत बढ़िया, 3 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था, आपको सीधा रिजल्ट, ये चीजें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आप ओरली करने में कैपेबल हो जाओगे, ओरली करने में कैपेबल हो जाओगे, नहीं हो अगर अभी तक तो प्रैक्टिस कर लो, हो जाओ, एक दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन जाते होते हैं, ठीक है, तब ये नहीं लगता कि इतना इजी क्वेश्चन था कैसे रह गया हमारा, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें एक दो थ्योरम्स हमें और सीखनी पड़ेगी, फिलहाल मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ये भी इजी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूड करते रहेंगे। तो इसमें क्या है, f ऑफ एक्स वाई, दिस इज गिवन टू बी एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, ये दिया होगा,
ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। आपको पूछा गया है द कर्व along which del square f is equal to 0 is, ये कौन सी कर्व है जिसमें डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0 होगा, ये बताना है आपने। तो सिंपल है, डेल स्क्वायर पता है हमें कितना होता है, जैसे हमने डेल लिखा था, डेल दैट इज आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस सारा, है ना। जब आप इसी को इसी से डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस ऐसे कर लोगे तो क्या आएगा, आई विद आई दैट विल बी डबल डेरिवेटिव, सो डेल स्क्वायर विल बी कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, वाई विद वाई यानी कि इतना कर्ल वाई स्क्वायर, जेड विद जेड यानी कि इतना कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये ऑपरेटर दिस इज नोन एज लैप्लासियन ऑपरेटर। तो ऐसा अक्सर नहीं होता, ऐसा अक्सर मतलब ऐसा कम होता है, अक्सर दिया जाता है डेल स्क्वायर की, ये इसी फॉर्म में दिया जाता है डेल स्क्वायर में, लेकिन कई बार क्या करते हैं वो नाम बता देते हैं, वो नाम ले देते हैं, लाइक they will say that this function satisfies the Laplacian equation, ओके। तो उस केस में आपको नाम पता होना चाहिए, लैप्लास इक्वेशन है ये, तो आपको पता होना चाहिए। तो लैप्लासियन ऑपरेटर है, डेल स्क्वायर को लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, दैट मींस वी आर ऑपरेटिंग अ लैप्लासियन ऑपरेटर ऑन दिस फंक्शन। तो अगर ऐसा हो, फिजिक्स वालों को इतनी बात एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अब आप ये वाला ऑपरेटर उस पर अप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, हम कर लेते हैं। तो पहली टर्म होगी डेल स्क्वायर कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब प्लस माइनस 2y क्यूब, इस पे लगाएंगे प्लस सेकंड टर्म कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर, और इस पे लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस जेड पे लगाएंगे जेड के विद रिस्पेक्ट टू, है ना, और जो भी लिखा हुआ है आ जाएगा। इसमें अब ये जीरो ही है क्योंकि जेड वाली टर्म ही नहीं है, ये कितना आएगा, दिस विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी माइनस ऑफ 6y स्क्वायर, और उससे नेक्स्ट होगा माइनस ऑफ 12y, 12y हो गया। इसमें इस तरफ भी कर लो, पहला डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर और अगला डेरिवेटिव होगा 6x, so we got 6x minus 12y is equal to 0, यानी कि x is equal to 2y, इस तरह से आ गया, यही आंसर है। बहुत बढ़िया जसप्रीत, ठीक है, सही है आंसर, बिल्कुल इतना ही है, आ गया हमारा, सिंपल था, है ना। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए था, लैप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, नहीं तो उन्होंने सीधा ही पूछा था, कोई मुश्किल काम नहीं था। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके साथ। ओके, सो नेक्स्ट इज सिमिलर क्वेश्चन, मैंने अभी हिंट भी दिया था, उसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वही वाला, यही वाला क्वेश्चन है, रिपीट है। तो क्वेश्चन इज फाई, इफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन, phi is a scalar function which satisfies the Laplace equation, which satisfies the Laplace equation। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियरली पता है कि लैप्लासियन इक्वेशन कौन सी है, क्या है। तो पूछा देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई, देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज, ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना होगा। अगर कोई फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका ग्रेडियंट कितना होगा, ये है। अब आपको पता है डेल स्क्वायर फाई
इज इक्वल टू 0, है ना? ये होगा, यही होगा, दिस इज लैप्लास इक्वेशन। यही तो हम लोग बात कर रहे थे, पता होनी चाहिए। ये डेल स्क्वायर फाई, वैसे अगर आप देखोगे सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखो सीधा सीधा, विच इज गिवन बाय माइनस ऑफ डेल डॉट फाई, डेल ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई। जब आप डेल डॉट ई लेते हो तो उसका आंसर इस तरह से आ जाता है। तो यही चीज निकालनी है आपको, विच इज ई। ठीक है, तो आपको पूछा गया क्वेश्चन में, मैं ऑप्शंस के हिसाब से बताता हूं, आपको क्लियरली रहेगा, पता रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं। यस, सो द फोर ऑप्शंस, द गिवन ऑप्शंस आर, आई एम राइटिंग डाउन द ऑप्शंस फर्स्ट। Gradient of phi is what? You need not to calculate. Moreover, you cannot calculate actually, because function is not given. Function is just a property is written, its value is not given. तो आप gradient को calculate तो कर ही नहीं सकते, है ना? पूछा क्या है आपसे? पूछा ये गया है कि इसका gradient किस तरह का है। पहली ऑप्शन है सोलेनोइडल, सोलेनोइडल एंड इररोटेशनल। इररोटेशनल दो टर्म्स हो गई, हेड टेल आ गया। अब हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड करके चार ऑप्शंस बन जाती होती हैं। अगली ऑप्शन में है कि सोलेनोइडल नहीं है, रोटेशनल इररोटेशनल है। अगली ऑप्शन है सोलेनोइडल है, इररोटेशनल नहीं है। अगली ऑप्शन है दोनों ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। समझ गए ना? तो ये पहली ऑप्शन थी दोनों है, पहली ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन थी दोनों है, सोलेनोइडल भी है, इररोटेशनल भी है। अगली में ये नहीं है, ये है। नेक्स्ट में ये है, ये नहीं है। नेक्स्ट में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपको नेचर बताना है बेसिकली, ठीक है? नेचर बताना है कि किस तरह का ग्रेडियंट आने वाला है। मैं इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बता दूं। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? अगर हम किसी को सोलेनोइडल बोलते हैं, सोलेनोइडल, इट मींस आप उसका डाइवर्जेंस अगर लोगे, डाइवर्जेंस, लेट अस से ए का किसी वेक्टर का मैंने लिया डाइवर्जेंस, और वो अगर जीरो आ जाए तो उसका मतलब है वो सोलेनोइडल है। ठीक है, वो घूम रहा है, सोलेनोइड जिस हिसाब से आप बनाते हो। और अगर आप किसी को बोलते हो इररोटेशनल, इररोटेशनल, इसका मतलब उसमें रोटेशन नहीं है। दैट मींस डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। तो जिसका कर्ल जीरो हो दैट इज कॉल्ड एन इररोटेशनल वेक्टर। जिसका डाइवर्जेंस जीरो हो दैट इज कॉल्ड एन अ सोलेनोइडल, दैट इज कॉल्ड अ सोलेनोइडल। ठीक है, तो इस तरह से है। अब आप ये प्रॉपर्टी किस पे लगाओगे? जो ग्रेडियंट ऑफ फाई, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है फाई, जो ये क्वांटिटी को, क्वालिटी को ऐसे सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, उसका ग्रेडियंट निकालना है आपने। उसके ग्रेडियंट पे I didn't understand your question, Jaspreet. Is this lecture recorded? Means I am live on YouTube. So you are watching me live. Recorded means what? Are you asking for the recording of this lecture? Will I provide you the recording of this lecture or not? We'll discuss it after the class. We'll discuss those things. Don't worry. Just understand the term, understand the things. आराम से प्यार से समझते रहो, बाकी की चीजें मिल जाएंगी आपको, हो जाएगा आराम से। ठीक है, दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल टू यू। ओके, सो यू कैन सी इट अ नंबर ऑफ टाइम्स इफ नीडेड। जितनी मर्जी बार देखो, आराम से समझो, उतारने मत लग जाना, उतारने में टाइम मत खराब करना। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की ट्राई करते हैं या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है अब, इसका डेल ऑफ फाई, नहीं 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 होगा, आराम से देखो, आराम से समझो, दोबारा जरूरत होगी दोबारा देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डेल फाई, डाउट्स पूछो बस भर भर के। तो अगले लेक्चर में
वो भी प्राइवेट नहीं करूंगा और डाउट्स के सारे क्लियर कर दूंगा, तो जितने भी क्वेश्चंस है वो पूछ लो, ठीक है, आराम से कर लो। ओके, सो डेल फाई ये आपको निकालना है, ये निकाल के आपको वो देखना है कि अगर आप उस ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस लो तो क्या होगा, ठीक है, और अगर उस ग्रेडियंट का कर्ल देखो तो क्या होगा। ये दोनों चीजें आपको चेक करनी है। अगर ये दोनों जीरो आ जाए तो फिर वो सोलेनोइडल एज वेल एज इरोटेशनल है। अगर ये दोनों चीजें जीरो नहीं आती, एक जीरो आती है, तो उस हिसाब से आप ABCD ऑप्शन मार्क कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। मैं इसकी बात बता देता हूं आपको, या अभी नहीं करते, आप एक बार कैलकुलेट करो थोड़ा सा, फिर बताऊंगा। तो ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ये चीजों के सीधे सीधे रिजल्ट्स क्या हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, उस फिजिकल सिग्निफिकेंस के बेसिस पे आप सीधा आंसर कैसे दे सकते हो। अभी मैं वैसे कैलकुलेशन थोड़ी सी करवा रहा हूं, मैं पूरी पूरी चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लासेस हैं। जैसे जैसे आप थोड़े पक्के हो जाओगे, इन चीजों की समझ में आने लग जाएगी, उसके बाद हम सारे शॉर्टकट्स भी देख सकते हैं आराम से कि ये क्वेश्चन असल में इतने लंबे करने नहीं होते, सीधा सीधा आंसर कैसे निकलता है क्वेश्चन का, वो हम चीजें डिस्कस कर सकते हैं अगली क्लासेस में, ठीक है। तो ये आप करो, और हम अगर इसमें डाउट होता है या क्वेश्चन एक्सेसिवली लंबा जाता है तो हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें उन्होंने पूछा कि यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing, अब इसमें दो वेक्टर्स दे दिए उन्होंने, एक ऐसा प्लेन है जिसमें दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब उन्होंने पूछा क्या है, पूछा ये है कि ऐसा वेक्टर बताओ और उसका यूनिट वेक्टर बताना, यूनिट निकालना उसे, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। अब परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर के लिए एक तो आप तरीका ये कर सकते हो, इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कर सकते हो, आप क्या देखो, ए क्रॉस बी, ये अच्छा तरीका है बिल्कुल, आप क्रॉस प्रोडक्ट देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के निकाल लो और फिर उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर यूनिट वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक, ये तरीके से आप अपना आंसर आराम से निकाल सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्या होता है, इसमें मैं एक आइडिया दे देता हूं कि ABCD चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और अगर आपको किसी को परपेंडिकुलर वेक्टर, लेट अस से सी वेक्टर है मेरा, सी वेक्टर, अगर मेरे को देखना है ये ए के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो कंडीशन क्या है, क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा ये होता है, तो अगर दो वेक्टर्स दोनों परपेंडिकुलर हुए यानी कि थीटा 90 डिग्री हुआ तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी cos 90 विल बी 0। तो अगर मेरे को चेक करना है दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, what I need to do, I just need to take its dot product, their dot product will be 0, if their dot product is 0 then this means this represents that those two vectors are orthogonal to each other or we can say perpendicular to each other, ठीक है। अगर मेरे को परपेंडिकुलर चेक करना है, अगर मेरे को पैरेलल वाला चेक करना हो कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है या नहीं, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं करूंगा ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे के क्रॉस प्रोडक्ट देखो आप और वो 0 आ जाए तो यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब पैरेलल और डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब परपेंडिकुलर, बशर्ते उनका मैग्नीट्यूड 0 ना हो।
तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें देखना है परपेंडिकुलर टू बोथ। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, चारों ऑप्शंस हैं, चारों में वेक्टर्स दिया हुआ है, जो भी वेक्टर दिया हुआ है आप उसकी डॉट प्रोडक्ट देख लो, ए के साथ भी और बी के साथ भी, जिसकी दोनों के साथ जीरो आए वो सही आंसर है। लेकिन इससे हमें फायदा क्या होगा, हो सकता है उसकी एक वेक्टर के साथ जीरो आए दूसरे के साथ ना आए, है ना। अगर नॉन जीरो आ गया, अगर इन दोनों में से एक भी नॉन जीरो आ गया, इट मींस वो ऑप्शन गलत है। जिस ऑप्शन में दोनों जीरो आएंगे वही सही होगा, तो अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो वो गलत है। तो डिपेंडिंग अपॉन के आपकी डॉट प्रोडक्ट फास्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट फास्ट है, आप अपना आंसर निकाल सकते हो। दोनों मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट हमें बिल्कुल सिंपल है तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं बनता, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, बड़े आराम से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है एक और, उसमें हमें दो थ्योरम्स और दो प्रॉपर्टीज और सीखनी पड़ेगी, वो हम सीख लेंगे, मैं साथ साथ बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ फील्ड ए, एक फील्ड दिया हुआ है आपको, ए फील्ड है, उसमें क्या है 2 अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा वाई जे कैप माइनस 3 गामा जेड के कैप, ये है। ओवर द क्लोज्ड सरफेस ऑफ एन आर्बिट्रेरी यूनिट स्फीयर इज टू बी जीरो। तो सरफेस इंटीग्रल निकाला है इसका, इस फील्ड का, a डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ओवर ए क्लोज सरफेस बोल दिया उन्होंने, यानी कि सरफेस हम क्लोज ले लेते हैं, ये भी हो गया। ऑफ एन आर्बिट्रेरी यूनिट स्फीयर, एक और जो चीज दी हुई है दैट इज यूनिट स्फीयर, वो भी लिख लिया हमने, इज गिवन टू बी जीरो, दिस इज गिवन टू बी जीरो। तो आपको बताना है अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या है। ये क्वेश्चन और करते हैं हम, इसके बाद आज के समाचार समाप्त करेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, उनके बेसिस पे, ठीक है। ये भी उन्हीं के बेसिस पे वेक्टर कैलकुलस का ही क्वेश्चन है। आपको इसमें एक थ्योरम आती होनी चाहिए दैट क्लोज्ड सरफेस प्रोडक्ट of a vector is equal to open volume integral of divergence of that vector. This is called Gauss divergence theorem. This is Gauss divergence theorem. आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, आपने उसके बाद भी इसे काफी साल काफी जगह पे अलग अलग तरीकों से यूज किया हुआ है। मैथमेटिक्स में भी आती है आपके जो कोर्स है वेक्टर अलजेब्रा का, उसमें पूरी ये थ्योरम यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डॉट डी एस इज डाइवर्जेंस ऑफ दिस, फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस कहा था ना मैंने, फ्लक्स होता है, तो ये होता है फ्लक्स, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम गिव्स यू डाइवर्जेंस, है ना। तो ये हो गया। अब आपको ये दिया हुआ जीरो, ये दिया हुआ जीरो, तो ये आपको क्या निकालना है, आपको डेल डॉट ए निकालना है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम इंटीग्रल, यूनिट स्फीयर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम तो 1 ही दिया हुआ है, तो बेसिकली आपको इसका डाइवर्जेंस निकालना है और कुछ नहीं करना। यू जस्ट कैलकुलेट इट्स डाइवर्जेंस एंड पुट इट इक्वल टू जीरो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। करके देखें, इसका डाइवर्जेंस में क्या होता है, आई विद आई, यानी कि इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव दैट इज 2 अल्फा, y with y, j with j, यानी कि इसका y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव दैट इज प्लस बीटा, नेक्स्ट विल बी माइनस ऑफ 3 गामा, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि ये रिलेशन आ गया, इतना ही काम था। अगर आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पता थी तो ये हो गया विद इन अ फ्यू सेकंड्स, अगर नहीं पता थी ये क्वेश्चन होना ही नहीं है, जैसे मर्जी लगे रहो।
नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम बेस्ड हो गया। इसी के बेसिस पे और बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ये थ्योरम यूज होती है। ठीक है, तो लेकिन हमने एक बेसिक में कर लिया, बेसिक क्वेश्चन हमने, उसमें ये टाइप कवर हो गई है हमारी। तो और क्वेश्चन आपको असाइनमेंट्स में आप देख सकते हो, मिल जाएंगे, और वहां पे हमारा मेन काम जो है वो हो जाएगा, उसी में असाइनमेंट्स में आपको बाकी का काम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, मेजर क्वेश्चंस जो थे वो सारे कवर कर लिए हैं वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस के। तो चल, आज के लिए इतना ही था, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, और आगे का काम उसमें हम फिर से करते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में हम जो मैथमेटिकल मेथड्स हैं जिनमें हम बाकी की चीज़ें लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इंटीग्रल और फोरियर सीरीज और लैपलेस ट्रांसफॉर्म वाली चीज़ें कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है उसमें से क्वेश्चंस। तो ठीक, साथ जुड़े रहना, मिलते रहना, अगली बार मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ठीक है जी, चलो।